Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Protex अड्डा। दोस्तों आज क्लास नंबर 24 है, वैसे सैलरी की क्लास नंबर 6 है। दोस्तों आज हम अपने ग्रेजुटी के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। मेक श्योर अपनी लास्ट क्लास देखी हो ग्रेजुटी की, सो दैट आपकी ग्रेजुटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आज हम उसके और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी और लेकर आया मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब तक क्वेश्चन करने आपको नहीं आएंगे आगे की चीजें समझना थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है। बट दोस्तों कई स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि सर प्लीज थोड़ा सा ना रिवाइज करवा दिया करो, तो हम क्या करेंगे अभी 5 मिनट पहले रिवीजन करेंगे सैलरी चैप्टर की क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 5 तक, क्योंकि आज 6 क्लास है। तो 1 से लेकर 5 तक की क्लास में जो भी हमने पढ़ा उसको जल्दी से हम रिवाइज करें, ठीक है। तो स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो चीजें दे रखी हैं वो क्या है, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो सैलरी का कॉन्सेप्ट है उसके लिए ना 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज का मतलब होता है कि आप किसी की टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और वो जैसा बोलेगा आपको वैसा ही काम करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज के केस में जो भी आपको पेमेंट आपके एम्प्लॉयर से मिल रही है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज होता है जहां पर जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट आपको अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज देनी है। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज के केस में कमाई जाने वाली इनकम पीजीबी पे इनकम मानी जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉयमेंट चाहे पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो वो सैलरी हेड के अंदर कवर होगा। फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई इंसान अपनी सैलरी को फॉरगो कर दे, फॉरगो का मतलब है वो दान में दे दे, किसी को भी दे दे, अपने एम्प्लॉयर को बोल दे कि सर मुझे इस महीने की सैलरी मत देना क्योंकि मैं चाहता हूं कि सैलरी को दान देना, तो ऐसे में गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि तुम्हारे वो पार्ट एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तुमको सैलरी पर टैक्स देना ही पड़ेगा चाहे तुमने अपनी सैलरी को फॉरगो ही क्यों ना कर दिया हो। हाँ इतना ही तुम्हें शौक चढ़ा है तो तुम सरेंडर कर दो। सरेंडर कहां करो? गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की स्कीम है, वहां पर अगर आप अपनी सैलरी को सरेंडर करते हो तो ये तुम्हारी सैलरी इनकम नहीं मानी जाएगी और पूरा पार्ट तुम्हारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने अपने पास पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है और वो एम्प्लॉय का टैक्स पे करता है तो ऐसे में एम्प्लॉयर के द्वारा जो बेनिफिट एम्प्लॉय को दिए जा रहे हैं वो उसकी सैलरी के अंदर इंक्लूड होगा। लेकिन यही टैक्स अगर वो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स पर दे रहा है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता है सेक्शन 10(10)(c) के अंदर। फिर हमने एक सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 9 सब सेक्शन 1, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। अगर कोई आरओआर, आरएनओआर या एनआर है, अगर उसकी कोई भी इनकम इंडिया में मानी गई है डीम टू बी एक्रूराइज इन इंडिया, तो वो हमारे इंडिया में ही टैक्स की रहेगी। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो सैलरी हेड में की जाएगी। फिर हमने एक सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन में अपने किसी एम्प्लॉय को भेजा है काम करने के लिए तो गवर्नमेंट जो यहाँ से सैलरी उसको पे करी है वो इनकम डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया मानकर भारत में टैक्स कर दी जाएगी। बट यही इंडियन गवर्नमेंट उसको जो परक्यूजिट और अलाउंसेस पे करी है वो पूरी तरीके से एग्जम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से क्या हो जाता है बताइए, एग्जम्प्ट हो जाते हैं अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 7, हमने ये पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 2 कि कोई भी रेम्यूनरेशन, अगर कोई भी रेम्यूनरेशन पे कर रहा है कोई एम्बेसी, जैसे मान लीजिए भारत में किसी बाहर कंट्री की एम्बेसी है या हाई कमीशन है और उसकी कंट्री के लोग उसको पेमेंट कर रहे हैं, हम नहीं पे कर रहे हैं, उसकी कंट्री के लोग उसको पेमेंट कर रहे हैं या उस कंट्री की गवर्नमेंट उस एम्बेसी को पेमेंट कर रही है, तो इससे हमारा कोई नाता नहीं, बस नाता इतना है कि वो भारत में एम्बेसी खुली है बट वो इंडिया की इनकम नहीं मानी जाएगी और ये इनकम इंडिया में एग्जम्प्ट हो जाएगी। फिर अगला सेक्शन था सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज नंबर 6, इसमें था रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय फॉरेन नेशनल एज एन एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन एंटरप्राइज। अगर फॉरेन की एंटरप्राइज है, फॉरेन कंट्री से उसको कोई सैलरी मिली है तो वो भारत में टैक्स नहीं की जाएगी, वो इनकम डीम टू बी एक्रूराइज इन इंडिया नहीं है, वो आउटसाइड इंडिया डीम टू एक्रूराइज है, इसलिए टैक्स नहीं की जाती है। फिर सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 8 में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो शिप में कोई फॉरेन शिप में सर्विसेज दे रहा है बट उसे भारत में रहते हुए 90 दिन से कम हो गए तो उसने जो भी इनकम कमाई वो भारत की इनकम नहीं मानी जाएगी, ना ही वो भारत में टैक्स की जाएगी। फिर हमने अपने पास पढ़ा सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 9 रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे कि फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो इंडिया में ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं तो उस वक्त उनको जो सैलरी वगैरह फॉरेन से मिल रही होगी वो भारत में टैक्स नहीं की जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज हमने क्लास नंबर 1 में पढ़ी थी। फिर क्लास नंबर 2 के अंदर हमने अपने पास पढ़ा था कि सैलरी में टैक्स करने के लिए
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो ऐसे में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो भी पेमेंट की होगी वो सैलरी हेड के अंदर टैक्स कर दी जाएगी, ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों में से पहले हो जाएगा उसके बेस पर आधारित वो टैक्स कर दिया जाएगा। फिर हमने इसका एक पूरा फॉर्मेट पढ़ा था अपने पास। फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी बेसिक पे। बेसिक पे का मतलब होता है एक इंसान के पास जो अपनी नॉलेज, एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस है उसके आधार पे उसका एम्प्लॉयर उसकी एक कीमत निकालता है, दैट इज कॉल्ड बी अ बेसिक पे। फिर हम उसमें ऐड करते हैं डीएनएस अलाउंस, जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसको कंपनसेट करने के लिए एम्प्लॉयर के द्वारा कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट की जाती है जिसको डीएनएस अलाउंस बोलते हैं। फिर प्लस करते हैं उसमें कमीशन। कमीशन क्या होता है? अगर आपने कोई आउट ऑफ द टॉपिक जाके कोई काम किया तो आपको उसके बदले क्या मिलता है? कमीशन या फीस मिलती है। बोनस, कि आपकी वजह से कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट का एक पार्ट अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करना है, इसको भी है बोनस। ठीक है, इन सबको ऐड करते हैं। फिर इसमें और क्या ऐड करते हैं? अलाउंसेस। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश बेनिफिट दे सकता है जिसको क्या बोलते हैं? अलाउंसेस बोलते हैं। दूसरा, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश बेनिफिट ना देकर कोई सुविधा दे सकता है जिसको हम परक्यूजिट के नाम से जानते हैं। इन सबको ऐड कर लेने के बाद हमको मिल जाती है हमारी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से माइनस करते हैं सेक्शन 16 क्लॉज 1A, दैट इज कॉल्ड बी स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी एम्प्लॉय को मिलती है, चाहे आप गवर्नमेंट हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट हो। कितनी मिलती है? जितनी आपकी सैलरी है या फिर 50,000, विच एवर इज लोअर। फिर आता है सेक्शन 16 क्लॉज 2A, जिसको हम बोलते हैं अपने पास एंटरटेनमेंट अलाउंस। देखिए, एंटरटेनमेंट अलाउंस प्राइवेट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे सकता है, इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर भी अपने एम्प्लॉय को दे सकता है। बट जब बात डिडक्शन की आती है तो डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही दी जाती है। कितनी दी जाती है? जो भी तीनों में से कम है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव ₹5,000 और 1/5 ऑफ बेसिक पे, इसमें से जो भी लोअर होगा उतने की आपको डिडक्शन सेक्शन 16 क्लॉज 2 के अंदर मिल जाएगी। फिर आता है सेक्शन 16 क्लॉज 3, जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स। आर्टिकल नंबर 276 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान ने अधिकार दिया है सभी राज्यों को कि वो अपने राज्य के अंदर अगर चाहें तो प्रोफेशनल टैक्स चार्ज कर सकते हैं इस स्पेसिफाइड प्रोफेशन के ऊपर। यदि प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय ने पे किया है तो उस चीज की उसको डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? लोअर ऑफ द फॉलोइंग, जितना एक्चुअल में उसने पे किया है या ₹2500 पर एनम, इससे जो भी दोनों में लोअर होगा उतने की उसको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने वो अमाउंट पे किया है तो सबसे पहले वो सैलरी में ऐड होगी, उसके बाद उसकी डिडक्शन दी जाएगी। और याद रहे ये डिडक्शन पेड बेसिस पर होती है, अगर आप पे करोगे तो ही डिडक्शन मिलेगी, ड्यू बेस पर ये आपको डिडक्शन क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा। लेट सपोज आपने 2 सालों से अपना प्रोफेशनल टैक्स पे नहीं किया, तीसरे साल आपने इकट्ठे पिछले 2 साल के और इस साल का इकट्ठा एक साथ पे किया, तो इकट्ठी पूरी डिडक्शन 2,500 से भी ज्यादा की मिल जाएगी। 2,500 तो एक ईयर की लिमिट थी। तो इस तरीके से आप तीनों की डिडक्शन माइनस कर देंगे ग्रॉस सैलरी में से। अगर आप सेक्शन 16 क्लॉज 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 16 क्लॉज 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस, सेक्शन 16 क्लॉज 3 प्रोफेशनल टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी। क्या मिल जाएगा? इनकम अंडर हेड ऑफ सैलरी या फिर नेट सैलरी के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो ये सब हमने क्लास नंबर 2 के अंदर पढ़ा। फिर क्लास नंबर 3 के अंदर हमने अपने पास पढ़ा था कि कंपोनेंट ऑफ सैलरी, सैलरी के क्या क्या कंपोनेंट होता है। एक में पढ़ा था अपने बेसिक आइटम। बेसिक आइटम आपको याद होगा, बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस और बोनस वगैरह पढ़ा था। अलाउंसेस में क्या होता है कि जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश बेनिफिट देता है तो उसे हम अलाउंस के नाम से जानते हैं। अलाउंसेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। हाउस रेंट अलाउंस, जिसमें एम्प्लॉयर ने रहने के लिए घर ना देकर उसको पैसा दिया था। फिर स्पेशल अलाउंस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पर्सनल और ऑफिशियल। फॉरेन अलाउंस, जब कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की पोस्टिंग बाहर करता है तो उससे जो पेमेंट करता है दैट इज फॉरेन अलाउंस। फिर एनी अदर अलाउंस। फिर हमने पढ़ा था थर्ड कंपोनेंट था परक्विजिट। परक्विजिट क्या होता है? एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई फैसिलिटी भी दे सकता है। फैसिलिटी किस फॉर्म में? रहने के लिए घर दे सकता है, स्वीपर, गार्डनर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कार, ये सारे बेनिफिट वो वहां पर दे सकता है। फिर फोर्थ हमने पढ़ा था सुपर एन्युएशन फंड, या जिसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट, जिसमें हमने 6 पॉइंट पढ़े थे। क्या क्या? ग्रेचुटी, पेंशन, जिसको कम्युनिटी पेंशन भी बोला जाता है। फिर हमने पढ़ा था रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन और आपका लीव इनकैशमेंट और प्रोविडेंट फंड। ये सारे के सारे हमारे थे कंपोनेंट ऑफ सैलरी। इसके फिर हमने अपने पास सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में पढ़ा था मीनिंग ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या क्या आता है? तो पहला पॉइंट था वेजेस। वेजेस का मतलब क्या होता है? वेजेस और सैलरी में ये फर्क होता है। वेजेस आप मेंटली जो फिजिकल वर्क करते हो उसके बदले जो आपको पेमेंट मिलती है दैट इज कॉल्ड वेजेस। जब आप मेंटली वर्क करते हो उसके बदले जो आपको पेमेंट मिलती है उसको बोलते हैं सैलरी। सेकंड था एन्युटी और पेंशन। एन्युटी और पेंशन मतलब क्या है? जब आप उस
पेंशन को एक मुश्त ना लेकर टुकड़ों में लेते हो उसे हम क्या बोलते हैं, एन्युटी बोलते हैं। थर्ड है आपका ग्रेचुटी, फिर है कोई फीस या कमीशन, परक्विजिट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ये सब क्या बता रहा हूँ, सैलरी की डेफिनेशन बता रहा हूँ। फिर अलाउंसेस सैलरी का पार्ट होता है। फिर एनी एडवांस सैलरी, कोई पेमेंट जो तुमको रिसीव हो रही है, जो सर्विसेज तुम्हें अवेल, जैसे लीव इन कैशमेंट होता है ना कि अगर कोई छुट्टियां तुम्हें मिल रही है बट तुमने नहीं ली, तुम काम करने आते थे, उसके बदले तुम उससे क्या ले रहे हो, पेमेंट ले रहे हो, लीव इन कैशमेंट, वो भी तुम्हारी सैलरी का ही पार्ट होता है। प्रोविडेंट फंड, देखिए रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉयर के द्वारा 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया जाता है तो जितना एक्स्ट्रा वो कंट्रीब्यूट करेगा वो आपकी सैलरी का ही पार्ट बन जाएगा। फिर इंटरेस्ट की बात करते हैं, जो भी आपने पीएफ में पैसा डाला, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पर क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। अगर वो ब्याज दर 9.5% से ज्यादा है तो वो आपकी सैलरी का पार्ट बन जाता है। फिर कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द प्रीवियस ईयर टू अग्निपथ कॉर्पस फंड, अग्निपथ कॉर्पस फंड में अगर अग्निपथ वीर के द्वारा जो पैसा कंट्रीब्यूट किया जा रहा है और उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रीब्यूट किया जा रहा है वो उसके सैलरी का पार्ट बन जाएगा। और इसके बाद हमने अपने पास पढ़ा था कि कोई भी ऐसा कंट्रीब्यूशन जो सेक्शन 80 CCD के अंदर एम्प्लॉयर के द्वारा किया गया है, याद है वो मैंने आपको बताया था नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम के बारे में, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। 2004 से पहले स्कीम कुछ और होती है, 2004 के बाद स्कीम कुछ और होती है। तो इस स्कीम में जो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, याद है कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया था एम्प्लॉयर ने, कॉन्ट्रीब्यूट किया था वो तो चलो डिडक्शन वाली थी बात थी, जितना भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तुम्हारे न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर वो तुम्हारी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। क्योंकि सेक्शन 15 बोलता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी पे करेगा वो सब क्या बन जाएगा, सैलरी बन जाएगा। याद आया? यस सर, बिल्कुल याद आया। फिर अपने पास हमने क्लास नंबर आई थिंक 5 के अंदर हमने अपने पास क्या पढ़ा था, ग्रेचुटी। हमने अपने पास रिटायरमेंट बेनिफिट शुरू कर दिए थे, उसमें पहला सेक्शन हमने सेक्शन 10 यानी 10 सबसेक्शन 10 ग्रेचुटी को शुरू किया था। और हमने देखा था ग्रेचुटी क्या होती है। ग्रेचुटी एक ऐसी पेमेंट होती है कि जब एक एम्प्लॉय लगातार 5 साल तक कहीं पर जॉब करता है तो इसके बाद अगर वो रिटायर होता है या प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लेता है तो वो अपने एम्प्लॉयर से डिमांड कर सकता है कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट की जो कि सैलरी से अलग होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेचुटी बोलते हैं। तो ग्रेचुटी एक्ट 1972 के तहत अगर आप लोगों को, इसमें सेक्शन नंबर 4 की बताता हूं, सेक्शन नंबर 4 में लिखा है कि अगर एक एम्प्लॉय को 5 साल से ज्यादा लगातार काम करते हुए कॉन्टिन्यूस सर्विस देते हुए हो गए तो ऐसे में एम्प्लॉय डिमांड कर सकता है ग्रेचुटी की। अच्छा, यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट वो एस्टैब्लिशमेंट होती है, शॉप्स होती है जहाँ पर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। इसमें रेलवेज आती है, माइनिंग वाली एक्टिविटीज आ जाती है, ऑयल एक्सट्रैक्शन वाली कंपनीज आ जाती है, इनके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो इसमें चाहे स्किल्ड लेबर हो, चाहे अनस्किल्ड लेबर हो, चाहे स्किल्ड लेबर हो, ये सारे लोग यहाँ पर कवर किए जाते हैं जो ग्रेचुटी एक्ट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब जो ग्रेचुटी होता है ना, जब ये इकट्ठा पेमेंट मिलता है तो बड़ा बल्क में मिलता है, तो इस पर सरकार इकट्ठा टैक्स नहीं लगाती है। सरकार कहती है इसमें से हम कुछ तुम्हें माफ करवा देंगे, इसकी माफी दे देंगे। कितनी देंगे, सेक्शन 10 में इसका जिक्र किया गया है। फिर यहाँ पर बताया गया कि जो ग्रेचुटी होती है ना, 2 तरीके की होती है। यदि ग्रेचुटी आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, यानी अभी आपकी रिटायरमेंट नहीं हुई है, एम्प्लॉयमेंट के वक्त ही आपको ग्रेचुटी मिल गई है, तो ये फुल्ली क्या हो जाती है, आपकी टैक्सेबल हो जाती है, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है। सर टैक्स क्यों होता है? क्योंकि भाई ये रिटायरमेंट बेनिफिट है, अगर तुम्हें रिटायरमेंट पे मिलेगी तो सरकार एग्जम्पशन देगी, बट एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिली है तो सरकार तुम्हें एग्जम्पशन नहीं देगी। दूसरी तरफ अगर डेथ के केस में और रिटायरमेंट के केस में तुम्हें ग्रेचुटी मिलती है तो यस तुम्हें एग्जम्पशन मिल जाएगी। हम चेक करेंगे क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका एग्जम्प्ट हो जाता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 1 के अंदर। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो हम ये देखना चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयर के ऊपर क्या ग्रेचुटी एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल हो भी रहे थे या नहीं हो रहे थे। हो सकता है कि एप्लीकेबल हो रहे थे तब आपको ग्रेचुटी मिले, और हो सकता है कि आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं थे बट फिर भी आपको ग्रेचुटी मिल रही है। तो यदि एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है तो तीनों में से जो सबसे कम होगा उतने की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। सबसे पहला एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, दूसरा ₹20 लाख, तीसरा 15/26 इंटू में बेसिक पे प्लस डीए इनटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। पार्ट देयर ऑफ का मतलब है कि अगर 6 महीने से ज्यादा काम करते हुए हो गए या 6 महीने भी हो गए तो उसको हम पूरा 1 साल कंसीडर करेंगे। यहाँ पे जो 15/26 है, अगर आपका काम सीजनल चलता है तो 15/26 की जगह इसे 7 आउट ऑफ 26 कर दिया जाएगा। और अगर आप पीस रेट पर काम करते हो तो जो तुम्हारी एवरेज सैलरी है वो एवरेज सैलरी 10 महीने की ना लेकर 3 महीने की ली जाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ आता है अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं होते हो तो कितना एग्जम्प्ट होगा। अच्छा एक मिनट में, अगर आप ग्रेचुटी में कवर्ड होते हो तो 3 में से जो सबसे कम है वो एग्जम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(10)(2), सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 2। अब आते हैं अगली बात आगे की साइड में। आगे की साइड में हमने ये पढ़ा था कि ग्रेचुटी एक्ट में अगर आप कवर नहीं है,
स्टिल आपको ग्रेचुटी मिलती है, तो भी तीनों में से जो सबसे कम होगा वो माफ हो जाएगा। पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा ₹20 लाख, तीसरा 15/30 15 आउट ऑफ 30 इनटू में बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन अगर परसेंटेज की फॉर्म में, पर मंथ वाली नहीं परसेंटेज की फॉर्म में, इनटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इसमें पार्ट देयर ऑफ वाली चीज नहीं है। जो भी तीनों में से कम होगी वो आपकी मान ली जाएगी। याद रहे जो मैंने आपको बोला बेसिक पे, डीए का फॉर्म में और कमीशन परसेंटेज में, ये एवरेज होनी चाहिए 10 महीने की सैलरी। जिस वक्त वो रिटायर हो रहा है उसके पीछे के जो 10 महीने हैं उसका जो एवरेज होगा वो यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। बोलो क्लियर है? ये सर क्लियर है, कोई डाउट? इतना पार्ट हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। अच्छा और कुछ पॉइंट्स थे। पॉइंट नंबर 1 ये था हमारा कि अगर मान लीजिए आपने एक बार से ज्यादा कई एम्प्लॉयर से रिटायरमेंट ले रखी है, मान लीजिए एम्प्लॉय नंबर 1 से जब आपने रिटायरमेंट ली तो आपको ग्रेचुटी में एग्जम्पशन मिली 2 लाख रुपए की, तो अगले एम्प्लॉयर से जब आप एग्जम्पशन लेने के लिए जाओगे तो जो 20 लाख वाली लिमिट सेकंड पॉइंट था वो आपका घट के 18 लाख हो जाएगा, 2 लाख से वो कम हो जाएगा। आप कितने भी एम्प्लॉयर से रिटायरमेंट ले लो आपका 20 लाख सब जोड़ जाड़ के होगा, ये नहीं 20 लाख रुपए पर एम्प्लॉय एग्जम्पशन मिलेगी, वो एग्जम्पशन आपकी 20 लाख से क्या कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी। दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि यदि अगर आपकी डेथ हो गई, एम्प्लॉय की डेथ हो गई, तो एम्प्लॉय की डेथ के बाद जब ये पैसा उसके लीगल हायर को मिलेगा या उसकी वाइफ को मिलेगा या उसके हस्बैंड को मिलेगा, तो ऐसे केस में वो चीज की एग्जम्पशन वैसे ही मिलेगी जैसे नॉर्मली मैंने आपको बताई, तीनों में से जो कम होगा एग्जम्पशन वैसे ही मिलेगी। और जो पार्ट टैक्सेबल होगा वो सैलरी हेड में ना टैक्स होकर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स होगा, क्योंकि वो फैमिली उसके नॉमिनी मेंबर को मिली है। नॉमिनी मेंबर और एम्प्लॉयर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। अगर एम्प्लॉय अलाइव है तो सैलरी हेड में जाएगा, और अलाइव नहीं है तो ग्रेचुटी का अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमने अपने पास पढ़ा था, इसको कर लेने के बाद ये पढ़ा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है। अगर एक एलआईसी कंपनी अपने एजेंट्स को ग्रेचुटी देती है तो उसमें कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप वहां पर स्टैब्लिश नहीं करता है। बोलो क्लियर है? ये सर बिल्कुल क्लियर है। तो इतना पार्ट हम अपने पास कर चुके हैं, और लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन भी किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस दिन से हमने सैलरी शुरू किया तब से लेकर अभी तक की प्रॉपर आपको रिविजन के थ्रू प्रॉपर समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं? दोस्तों कॉमेंट करके मुझे बस इतना बता देना क्या मैं हर क्लास में रिविजन कराऊं या ना कराऊं, आप मुझे इतना बता देना तो मैं उसके अकॉर्डिंगली काम करूंगा। ठीक है, अगर आपको लगता है रिवीजन जरूरी है, वैसे मैं सच बोलूं ना, रिवीजन बहुत जरूरी होती है। अगर हम बार बार हर क्लास में पहले 5 या 7 मिनट अगर हम रिवीजन कर लेते हैं ना तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ पीछे की इतनी चीजें हमको बिल्कुल आती हैं। और रिवीजन बहुत काम की चीज होती है, याद रखना, रिवीजन से चैप्टर पूरा माइंड में मैप्ड हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आज के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करें। अगर आप मुझे परमिशन दो तो ग्रेचुटी के बचे हुए न्यूमेरिकल सब मैं आपको कराने शुरू करूं? ये सर बिल्कुल परमिट है। तो चलिए अब मैं आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन लेकर आऊंगा, आप उस क्वेश्चन को देखेंगे और सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ये रहा, चलो देखो क्वेश्चन एक बार, तब तक मैं एक बार पानी पी लूं बस। हो गया? क्वेश्चन देख रहे हो आप? एक बार मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ोगे? यस सर बिल्कुल, चलो क्वेश्चन पढ़ो। आप स्क्रीन पे देखिए, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड गेटिंग बेसिक पे 18,000 रुपए पर मंथ, बट इट वॉज इंक्रीज टू 24,000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम, ये WEF का मतलब है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023। DNS अलाउंस ₹6,000 per month, but it was increased to ₹9,000 per month with effect from 1 जुलाई 2023. 50% of the DA form part of salary. The employee was retired on 10/1/2024 after serving the employer for 20 years and 10 months. The employer has paid him gratuity 9,10,000 and employee was covered under payment of gratuity Act 1972. Compute करना है इनकम फ्रॉम सैलरी एंड ऑल्सो टैक्स लायबिलिटी। दोस्तों टैक्स लायबिलिटी वाला पार्ट आपको करने के लिए दूंगा, सैलरी इनकम मैं निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि टैक्स तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, मेन तो हमें इनकम निकालना सीखना है ना। चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, आप मेरा साथ देंगे सभी लोग। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24। दोस्तों मैं यहाँ पर ना कुछ फैक्ट्स लिखना चाहूँगा सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरीके से एक फाइनेंशियल ईयर बना रहा हूँ जिसकी स्टार्टिंग हो रही है
1/4/2023 से और एंडिंग हो रही है 31 मार्च 2024 को। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा था पहले पॉइंट में, मिस्टर एक्स एबीसी लिमिटेड में काम करता है, बेसिक पे 18,000 रुपये पर मंथ है, लेकिन उसकी जो बेसिक पे 18,000 रुपये पर मंथ है ना, वो बढ़कर 24,000 हो गई है। किस महीने से? ये हुई है 1 जुलाई 2023 से। यानी कि यहाँ से यहाँ पर हम कहते हैं कि यह 1 जुलाई 2023, यहाँ पर उसकी जो बेसिक पे थी ना, वो कितनी थी? 18,000 रुपये पर मंथ। और यहाँ से उसकी जो बेसिक पे है वो हो गई है 24,000 रुपये पर मंथ। मतलब सैलरी उसकी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। साथ के साथ जो उसका डीएनएस अलाउंस है ना, वो 6,000 था, जो बढ़कर 9,000 हो गया 1 जुलाई को। तो इस जगह पर उसका जो डीएनएस अलाउंस था वो 6,000 से बढ़कर डीए उसका हो गया है 9,000 रुपये, 9,000 रुपीज़। बस यही तो दे रखा है। और ये बोला है डी का 50% पार्ट फॉर्मिंग है। फॉर्मिंग का मतलब है रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन में आधा डी लिया जाएगा, पूरा डी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आओ क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखेंगे बेसिक पे। ये लीजिए बेसिक पे। तो अब आप मुझे बताओ बेसिक पे कितनी है। आप ये देखिए उसकी 18,000 रुपये की सैलरी कितने महीने तक थी? अप्रैल, मई, जून, क्योंकि जुलाई में तो सैलरी बढ़ गई, उसकी 24 हो गई, तो 3 महीने तक सैलरी थी 18,000। तो 18,000 इंटू 3 प्लस 24,000 इंटू, अच्छा जुलाई से लेकर 31 मार्च तक। अच्छा एक मिनट, बीच में रिटायरमेंट भी तो हो रही है, एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है 10/1 को। चलो भाई थैंक गॉड, गलती नहीं हुई हमसे। 10 तारीख को, 10/1/2024 को, यानी 10 जनवरी 2024 को वो रिटायर हो रहा है। तो आप मुझे एक बात बताएंगे कि इस प्रीवियस ईयर में क्या उसकी सैलरी पूरे 12 महीने की उसे मिलेगी? नहीं सर। तो ये बताओ यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम हुआ? सर अगर हम देखें तो एक तो हो गया हमारा जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 5 महीने तो पूरे हो गए सर। एक बार फिर से कर लें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अरे यार मेरे हाथ में फ़ोन है ना, इसलिए मैं ढंग से दिखा नहीं पा रहा हूँ। देखो जुलाई का महीना पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 6 महीने तो पूरे हो गए। और जनवरी के हो गए 10 दिन। जनवरी के कितने हो गए? 10 दिन। तो हम क्या करेंगे, ये 6 महीने तो पूरे लिखेंगे इंटू 6 मंथ। और हम एक चीज़ और करेंगे, क्या? 24,000 पर मंथ है ना, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, अच्छा ये बताओ जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं? सर जनवरी में 31 डेज होते हैं। कितने दिन होते हैं? बट हम एवरेज मानेंगे 30 दिन का। तो डिवाइड अगर मैं 30 से कर दूं तो 1 दिन की सैलरी आ जाएगी, तो 10 दिन की सैलरी कितनी आ जाएगी? वो आ गई। यानी मैंने बेसिक पे यहाँ से लेकर उसके रिटायरमेंट तक का बेसिक पे निकाला है। सर आपने पूरा क्यों नहीं निकाला? अरे जब पूरे साल उसने काम ही नहीं किया तो मैं फालतू में सैलरी थोड़ी बांटूंगा। आप मुझे बताइए ना भाई, पहले 3 महीने तो उसकी सैलरी 18,000 रुपये रहेगी, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसका जो सैलरी है वो 24,000 हो गया। तो जुलाई से बढ़ा था, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने, और दिसंबर के बाद आपका जनवरी के 10 दिन हो गए, तो मैंने प्रोपोर्शनेटली निकाल लिया। तो अब इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 18,000 इंटू में 3, इसको डाल दिया मैंने मेमोरी में, फिर 24,000 इंटू 6, इसको भी डाल दिया मेमोरी में, फिर 24,000 डिवाइड बाई 30 इंटू में 10, इसको भी मेमोरी में डाल दिया, एमआरसी किया तो आ गया 2,06,000। यानी हमारा बेसिक पे बन गया 2,06,000 रुपीज़। 2,06,000। जानते हो इसी क्वेश्चन में बच्चों से मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि वो ये कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते ज़्यादा। बट मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आप क्लासेस को प्रॉपरली देख रहे हो तो दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे अपने पास डीएनएस अलाउंस की, डीएनएस अलाउंसेस की। अब एक बात बताओ, 6,000 रुपये का डीए था 3 महीने तक, फिर उसका डीए बढ़ के हो गया 9,000, अगले 6 महीने तक 9,000 था, फिर 9,000 डीए था फॉर 30 डेज। जनवरी में 10 दिन उसने काम किया तो 10 दिन का डीए और मिलेगा। ठीक है, तो 6,000 इंटू 3 हुआ हमारा 18,000। एक काम करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, 9,000 डिवाइडेड बाई 30 इंटू में 10, ये आ गया 3,000। 3,000 प्लस 6 3 18, 9 6 54, तो ये आ गया 75,000। डीएनएस अलाउंस कितना आ गया? 75,000 रुपीज़ आ गया डीए। बेटा यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? पक्का? कोई डाउट हो फिर भी कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीएनएस अलाउंस। इसके बाद और क्या हमारे पास, आप देखिए, तो क्वेश्चन में हमारे पास बेसिक पे की बात की गई थी, डीए की बात की थी। डीए का 50% पार्ट फॉर्मिंग पार्ट है। ठीक है, इसके बाद ये बोला है कि उसे ग्रेचुटी मिली है। चलो अब ग्रेचुटी वाले पॉइंट पर आते हैं। इसके अलावा और तो कुछ है नहीं, उसे मिली है ग्रेचुटी।
ये लीजिए ग्रेचुटी। अच्छा ग्रेचुटी उसे कितनी मिली है सर? उसको जो ग्रेचुटी मिली है वो मिली है 9,10,000 रुपये। तो लीजिए भाई 9,10,000 रुपये। इसमें से हम कुछ पार्ट क्या कर देंगे बताओ? एग्जम्प्ट कर देंगे। कौन से सेक्शन में? क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉयर है, प्राइवेट एम्प्लॉयर एबीसी लिमिटेड प्राइवेट, तो प्राइवेट वाला और वो भी ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो रहा है। तो सेक्शन 10(10)(2), अगर ये ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड ना होता तो 10(10)(3) लगता, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो 10(10)(1) लगता। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 10(10)(2), ठीक है, इसके अंदर माफ हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैं राइट साइड करके ले देता हूँ। ये लीजिए 9,10,000 रुपये। इसमें से माइनस करेंगे हम कुछ पार्ट एग्जम्प्ट के। अच्छा जहाँ ये एग्जम्प्ट है वहाँ मैं डाल दूंगा स्टार। स्टार डाल के मैं थोड़ा सा नीचे बनाऊंगा कैलकुलेशन ऑफ सेक्शन 10(10) क्लॉज 2, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको याद है सबसे पहले क्या होता है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। आप बताइए एक्चुअली में ग्रेचुटी कितना मिला है सर? वो मिला है 9,10,000 रुपये का। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद सेकंड पॉइंट बताओ, स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी होती है सर? 20 लाख होती है। वेरी गुड। क्या ये ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है? हाँ सर कवर्ड है। तो 15/26 इंटू में बेसिक पे और डीए एक एक महीने का। अच्छा सर एक बात बताइए, जो बेसिक पे और डीए लेंगे ये कहाँ से लेंगे? ये 1 अप्रैल से लेंगे या जब वो रिटायर हो रहा है? दोस्तों यही पॉइंट तो मुझे समझाना है। जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उसके पीछे वाला महीना उसको छोड़ दो, उसके पीछे वाले महीने में उसका बेसिक पे कितना था? 24,000। कितना था? 24,000। और डीए कितना था? 9,000। बट 50% फार्मिंग था। क्या फार्मिंग वाला पार्ट आता है इसमें? सर पूरा डीए लिया जाता है। वेरी गुड। याद करो पिछले नोट्स में मैंने बताया था बेसिक पे और डीए पूरा पूरा लेते हैं। तो डीए कितना है इसका? 9,000। सर कमीशन होता तो लेते? नहीं, मैंने बताया था ना जब इंसान ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड होता है तो सैलरी का मीनिंग बेसिक पे और डीए ही होता है, बस और कुछ नहीं होता। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। उसने देखिए कब तक जॉब की है? 20 साल 10 महीने, यानी उसने अपना जो टर्म है वो 20 ईयर 10 मंथ तक किया है। तो हम 20 ईयर 10 मंथ को क्या मान लेंगे? क्या ये 6 मंथ से ज्यादा है? यस, तो 21 मानो पूरा पार्ट देयर ऑफ 21 ईयर। ठीक है, तो 21 ईयर हम मान के कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन 15/26 इंटू में 24,000। अच्छा एक मिनट रुको, 24 और 9 कितना हो गया सर? 24 और 9 ये आपका हो गया 33,000। 33,000 इंटू 15/26 इंटू में 21, ये आपका आ गया ₹3,99,807। ये वैसे पॉइंट में आ रहा है बट मैंने पॉइंट वाली फिगर को अभी इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो ये 3 अमाउंट आए। तीनों में से सबसे कम कितना है? सबसे कम ये है। इतने की आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। 3,99,807 की आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो 9,10,000 में से माइनस करेंगे 3,99,807, तो ये आपका आ जाएगा 5,10,193। आया समझे? अरे बड़ा सिंपल था ना, बेसिक पे दे रखा था वो कर लिया, डीएनएस अलाउंस दे रखा था वो भी कर लिया, ग्रेचुटी हमने निकाल लिया। तो इन सबको एडलेस करने के बाद हमको क्या मिला होगा? हमको मिला होगा ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी कितना बना? 5,10,198 प्लस 75,000 प्लस 2,06,000, ये आपका गया 7,91,193। इसमें से माइनस करेंगे क्या? सेक्शन 16 क्लॉज 1A, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना? जितनी सैलरी है और 50,000 विच एवर इज लोअर, तो कम कितना है? 50,000। अब इसके पास कोई प्रोफेशनल टैक्स तो था नहीं, इसमें एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी नहीं था, तो जो बचेगा वो क्या बन जाएगा आपका? नेट सैलरी। जो बचेगा वही क्या बनेगा आपका? नेट सैलरी। कितना? 7,41,193, ये आपका नेट सैलरी आ गया। अब आप मुझे बताओ ये पॉइंट समझ आया? देखिए दोस्तों जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं अगर आप उनको ढंग से करोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, वादा है मेरा आप लोगों से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से ग्रेचुटी करते हैं। तो लास्ट क्लास में एक सिंपल क्वेश्चन किया था, आज थोड़ा सा हमने टेक्निकल लिया कि उसकी सैलरी वगैरह इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो किस तरीके से काम किया जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर कट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी और क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इतने पार्ट को नोट कर लो अगर नोट कर रहे हो तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिए
अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिस्टर एक्स जो है वो रिटायर हो रहे हैं एबीसी लिमिटेड से विद इफेक्ट फ्रॉम 11/11/2023 आफ्टर सर्विंग द एम्प्लॉयर फॉर 20 years and 11 months. The employer had paid him gratuity of rupees 5,75,000 at the time of retirement. एम्प्लॉयज बेसिक पे जिस वक्त वो रिटायर हो रहा था उस वक्त का उसका जो बेसिक पे है वो है 18,000 रुपए पर मंथ. हाउ एवर अप टू 31/7/2023 इट वॉज 11,000 रुपीज पर मंथ एंड द एम्प्लॉय वॉज गेटिंग डीएनएस अलाउंस रुपीज 5,000 बट इट वॉज 3,000 पर मंथ अप टू 31/7/2023. ठीक है. 30% ऑफ द डीएनएस अलाउंस 30% ऑफ द डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी, मतलब 30% पार्ट जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट में डीए लिया जाएगा. कंप्यूट करना है आपको टैक्स पार्ट ऑफ ग्रेचुटी का. वैसे हम ग्रेचुटी का टैक्स पार्ट नहीं बल्कि हम पूरी सैलरी की शीट बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाए. और आपको कैलकुलेट करना है टैक्स लायबिलिटी. ये टैक्स लायबिलिटी वाला काम आपका होगा, मैं आपको ग्रेचुटी निकाल के दिखाऊंगा. ठीक है, आइए. तो यहाँ पर हमारे एम्प्लॉय का नाम है मिस्टर एक्स. तो हम यहाँ लिखेंगे calculation of salary of Mr. X for the previous year 23-24. चलिए, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक चार्ट ड्रॉ करूंगा. चार्ट से हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो जाती है. देखिए सभी लोग, चार्ट 1/4/2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक की बात हो रही है. मिस्टर एक्स रिटायर हो रहे हैं 11/11/2023 को. ठीक है, 11/11/2023 का मतलब है यहाँ कहीं पर 11 नवंबर 2023 को वो रिटायर हो रहे हैं. चलिए भाई, ठीक है. आफ्टर सर्विंग द एम्प्लॉयर फॉर 20 years and 11 months, 20 साल 11 महीने उन्होंने जॉब की है. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20 years 11 months उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, जॉब की है. 20 साल 11 महीने. आगे लिखा हुआ है द एम्प्लॉयर हैज पेड ग्रेचुटी 5,75,000. ठीक है. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉय की जो बेसिक पे थी वो थी 18,000 रुपए पर मंथ. यानी इस तारीख को बेसिक पे कितनी थी, 18,000 रुपए पर मंथ. लेकिन ये थी 31/7/2023 तक. इसका मतलब ये हुआ कि 31 जुलाई 2023 को सैलरी बढ़ गई थी. इसका मतलब मुझे ये समझ आया कि 31 जुलाई के बाद सैलरी हमारी इंक्रीज हो गई थी और इंक्रीज होकर सैलरी थी हमारी 18,000 रुपए पर मंथ. यानी यहाँ पर जो मेरी बेसिक पे थी वो थी 18,000 रुपीज पर मंथ. और उससे पहले जो मेरी बेसिक पे हुआ करती थी, यानी अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक जो मेरी बेसिक पे थी वो थी 11,000 रुपए पर मंथ, 11,000 रुपीज पर मंथ. ठीक है. इसके बाद लिखा हुआ है एंड एम्प्लॉय वॉज गेटिंग डीएनएस अलाउंस रुपीज 5,000 बट इट वॉज 3,000 अप टू 31/7/2023. 31/7/2023 तक हमारा जो डीएनएस अलाउंस था वो था 3,000 रुपए पर मंथ, 3,000 रुपीज पर मंथ. और उसके बाद हमारा ये बढ़कर हो गया था 5,000 रुपए पर मंथ. डीएनएस अलाउंस हो गया था हमारा 5,000 रुपीज पर मंथ, 5,000 रुपीज पर मंथ. दोस्तों यही तो क्वेश्चन की सुंदरता है, जो इसमें चेंजेस हैं. अगर हमें यही समझ में आ गया तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं फिर. ठीक है. आगे लिखा हुआ है कि 30% डीए जो है वो फॉर्मिंग पार्ट है. चलो भाई, ठीक है. अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा बेसिक पे. सबसे पहले क्या आता है बताइए, सैलरी की शीट में बेसिक पे आता है. देखिए बेसिक पे यहाँ से लेकर यहाँ तक की सैलरी, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने की जो सैलरी है वो 4 महीने की सैलरी यानी बेसिक पे जो थी वो थी 11,000. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11,000 इंटू में 4 प्लस फिर उसकी सैलरी बढ़ के कितनी हो गई 18,000. 18,000 कब तक थी, 31 जुलाई से लेकर 11 नवंबर तक. अभी नवंबर छोड़ दो, अक्टूबर तक करो, 31 अक्टूबर तक. तो 31 जुलाई थी ना, 31 जुलाई को सैलरी बढ़ी थी. तो जुलाई का महीना क्या है अब, जुलाई के बाद सितंबर, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने उसकी सैलरी कितनी रही 18,000. 18,000 इंटू 3 प्लस 18,000 डिवाइडेड बाय 30 इंटू में 10 डेज, क्योंकि 11 तारीख को तो वो रिटायर हुआ. तो इसका मतलब 10 दिन की उसको क्या मिली होगी, सैलरी मिली होगी.
10 दिन की क्या मिली होगी, सैलरी। एक बार फिर भी कंफर्म कर ले, 11 को ही रिटायर हुआ था कि कब हुआ था? हाँ सर 11 को रिटायर हुआ था, ठीक है। 11 को रिटायर हुआ नहीं, उससे 10 तारीख तक की सैलरी मिलेगी ना, 11 को तो रिटायर ही हो गया वो, ठीक है। चलिए, तो 18,000 डिवाइड बाय 30 किया ताकि एक दिन की सैलरी आ जाए, और इंटू मैंने 10 से किया तो 10 दिन की सैलरी आ जाएगी और बेसिक पे आ जाएगी। तो इन तीनों को अब हम करेंगे ऐड। तो मैंने कैलकुलेटर देवता को प्रकट कर लिया है, 18,000 डिवाइडेड बाई 30 इंटू में 10 मेमोरी में डाल दिया, फिर 11,000 इंटू में 4 इसको भी मेमोरी में डाल दिया, 18,000 इंटू में 3 मेमोरी में डाल दिया, एमआरसी किया 1,04,000, यानी इन सबको ऐड कर गुरा के बना हमारा 1,04,000 रुपीज़। फिर इसके बाद आएगा हमारे पास डीएनएस अलाउंसेस। डीएनएस अलाउंस पहले कितना था, 3,000, यानी 4 महीने तक मेरा डीए था 3,000, फिर डीए मेरा हो गया 5,000 3 महीने तक, और इसके बाद 5,000 डिवाइडेड बाई 30 इंटू में 10 डेज, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब हम करेंगे अपने पास 5,000 डिवाइडेड बाई 30 इंटू में 10, तो ये आ गया इतना। फिर 4 3 12 12,000 एमआरसी में डाल दिया, और 5 15,000 ये भी डाल दिया, एमआरसी किया तो ये आया 28,667, 28,667। इन सबको एडलेस करने के बाद बना हमारा 28,667। बताइए कोई डाउट? नहीं सर कोई डाउट नहीं। इसके बाद हमें क्या मिला, ग्रेचुटी मिला, ये लीजिए। इसके बाद हमको मिल रहा है ग्रेचुटी, और ग्रेचुटी कितने रुपए मिल रही है सर? ग्रेचुटी जो हमें मिल रही है कहाँ की वो लाइन, 5,75,000 ग्रेचुटी मिल रही है, 5,75,000। आप जानते हैं इसमें से कुछ पार्ट क्या हो जाता है, एग्जम्प्ट हो जाता है, लेस एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 2। कितना एग्जम्प्ट होगा, स्टार मार्क कर लो, स्टार को यहाँ लिख लो, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे स्टार मार्क करके कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 2। सर क्लॉज 2 क्यों लिखा है, क्योंकि भाई ये प्राइवेट एम्प्लॉय है, ऊपर से ये ग्रेचुटी में कवर्ड हो रहा है, इस वजह से लिखा है, ठीक है। सर आप एक काम करेंगे क्या, सर ये तो कवर्ड हो रहा है, सर अगर ये कवर्ड नहीं हो रहा होता तो कैसे निकालते, मेन चीज़ तो वो है। अच्छा एक काम करूं, मैं इस पूरे कैलकुलेशन को नॉट कवर्ड वाले के हिसाब से करूं, क्योंकि अभी तक पता है लास्ट क्लास में जो हमने ग्रेचुटी वाला क्वेश्चन किया था उसमें हमने कवर्ड माना था, अभी जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया वो भी कवर्ड वाला था, तो एक क्वेश्चन हम अनकवर्ड वाला मान लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे कि ग्रेचुटी में कवर्ड नहीं हो रहा, तो इसको कर देते हैं हम 3। चलो बिल्कुल सही टाइम पे मुझे चीज़ याद आ गई, नॉट कवर्ड वाला तो हमने एक भी क्वेश्चन किया ही नहीं है, तो नॉट कवर्ड वाला करवा देते हैं, ठीक है, नॉट कवर्ड, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। तो नॉट कवर्ड में पहला पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट था एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। अब आप मुझे बताइए एक्चुअली में ग्रेचुटी कितना रिसीव हुआ है, दिस इज रुपीज 5,75,000, 5,75,000 हमको रिसीव हुआ है। सेकंड क्या है हमारा, 20 लाख रुपीज, सेकंड क्या बताओ, 20 लाख रुपए, और थर्ड क्या था 15/30, 15 आउट ऑफ 30 इनटू में, याद करो जब ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं होते थे, ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं होते थे, तो हम बेसिक पे डीए का फॉर्मिंग और कमीशन परसेंटेज में लेते थे, याद आ रहा है, बेसिक पे डीए का फॉर्मिंग और कमीशन परसेंटेज में ही लिया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक पे कितना, 1 महीने का, जो जिस वक्त आप रिटायर हो रहे हैं उसके 1 महीने पहले तुम्हारी सैलरी कितनी थी, बट याद रहे यहाँ पर 10 महीने की एवरेज सैलरी लेते थे, कितनी लेते थे, 10 मंथ की एवरेज सैलरी। तो अभी क्या है कि यहाँ पर हम एवरेज सैलरी निकालेंगे, सबसे पहले हम एवरेज निकालना सीखेंगे कि एवरेज सैलरी कैसे निकाली जाती है। तो चलिए हम एवरेज सैलरी निकालते हैं पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। सर ये आप क्यों कर रहे हो दोस्तों, आप एक काम करिए पीछे वाली क्लास में जाओ, उसमें मैंने आपको लिखवाया था कि अगर एक एम्प्लॉय प्राइवेट नहीं है, सॉरी गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है, और वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होते, तो 15 आउट ऑफ 30 इंटू में एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ लेते हैं, तो वही मैं एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ निकाल रहा हूँ, सो दैट मैं यहाँ पर वो चीज़ लिख पाऊँ। समझ आ रही बात, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? चलिए तो अब वो निकालते हैं। ये बताओ वो रिटायर जिस तारीख को हुआ है उस महीने को छोड़ दो, क्योंकि वो 11 नवंबर को हुआ तो वो तो पार्शियल हो गया ना, नवंबर मंथ हटा दो, पीछे से आ जाओ अक्टूबर से। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अक्टूबर से पहले क्या आता है,
सर अक्टूबर से पहले, अच्छा एक काम करते हैं ना, हमें 10 महीने की चाहिए, तो अक्टूबर से पहले हमारे पास आता है, अरे यार मैंने हमेशा आगे सीखा, कभी बैक काउंटिंग में गया ही नहीं, चलो फिर भी अक्टूबर से पहले आता है आपका सितंबर, सितंबर से पहले आपका आता है अगस्त, अगस्त से पहले आता है आपका जुलाई, जुलाई से पहले आता है आपका जून, जून से पहले आता है आपका मई, मई से पहले आता है आपका अप्रैल। हमें 10 महीने चाहिए, ठीक है 10 महीने, 1 2 3 4 5 6 7 और करते हैं, मार्च 8 9 10, तो हमने 10 महीने ले लिए। अब आप ये बताओ उसकी सैलरी कब बढ़ी थी? 31 जुलाई को, 31 जुलाई को सैलरी बढ़ी थी। इसका मतलब उसकी जो सैलरी रियलिटी में बढ़ी थी वो अगस्त से बढ़ी होगी ना, 31 जुलाई के बाद बढ़ी थी ना, तो यानी इन 3 महीनों में उसको सैलरी जो मिली होगी वो कितनी मिली होगी? 18,000 इंटू 3, 18,000 इंटू में 3। ये मैं क्या करूं? बेसिक पे की कैलकुलेशन, क्या करूं? बेसिक पे की कैलकुलेशन, प्लस यहां से लेकर यहां तक की उसकी सैलरी कितनी रही होगी? 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 महीने की सैलरी कितनी थी उसकी? 11,000, 11,000 इंटू 7। इसका मतलब जिस वक्त वो रिटायर हो रहा है उसके पीछे के 10 महीने की सैलरी क्या आई है उसकी? बेसिक पे कितना है 10 महीने का? एक काम करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, ये आया है 18,000 इंटू में 3 मेमोरी में डाल दिया, 11,000 इंटू में 7 मेमोरी में डाल के एमआरसी किया, 1,31,000। अभी मैंने ये 10 महीने की सैलरी निकाली, अभी एवरेज नहीं निकाला, एवरेज निकालूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। इसके बाद बेसिक पे के बाद और क्या आता है? बेसिक पे के बाद और होता है हमारा डीएनएस अलाउंस, ठीक है, डीए। लो भाई डीए, तो डीए क्या था? 5,000 रुपए और 3,000, यहां पर था 5,000 इंटू में 3 और यहां पर था 3,000 इंटू में 7, तो 5 ये 15, ठीक है, और 15,000 हो गया, और 7 3 21,000, तो ये आपका आ गया 36,000, 36,000। क्या इसमें कोई कमीशन दे रखा है? सर अगर दे रखा होता तो लेते, अभी फिलहाल कमीशन नहीं दे रखा तो 0 ले लो, ठीक है। तो आपका ये अमाउंट टोटल कितना आ गया? ये आपका आ गया 1,67,000 रुपीज़, 1,67,000। ये 10 महीने का सब कुछ आया। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो क्या करूं? डिवाइड बाई 10 कर दूं, डिवाइड बाई क्या कर दूं? 10 कर दूं। इसी चीज को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगी एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, 10 महीने की एवरेज सैलरी मिल जाएगी, जो कि कितनी आएगी? 16,700 रुपए। कितनी आ जाएगी? 16,700 रुपए। बताइए आपको समझ आया? यस सर बिल्कुल समझ आया। तो अब हम यहां पर जो है ना 16,700 रुपए लेंगे, 16,700 रुपए, क्योंकि 10 महीने की एवरेज सैलरी की बात बोली गई है। अरे बताओ ये पॉइंट क्लियर है? जब इंसान ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं होता तो हम 10 महीने के एवरेज लेते, बेसिक पे का, डीए का और कमीशन परसेंटेज। अरे यार एक गलती होगी, शिट, गलती पता है क्या होगी? डीए तो हमने पूरा उठा लिया भाई, डीए का फॉर्मिंग कितना था? 30%, डी का फॉर्मिंग कितना था? 30%। एक काम करते हैं ठीक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 30% था ना, तो मैं एक काम करता हूँ 36,000 का सीधा 30 निकाल देता हूँ, ये लो ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देता हूँ 30%, क्योंकि यहाँ पर डी का फॉर्मिंग वाला पार्ट लिया जाता है। तो 36,000 का 30% ये है 10,800। लो वो तो शुक्र है भाई मुझे याद आ गया। सर आप टीचर होके भी गलत कर रहे हो। अरे भाई इंसान हूँ, कोई वो थोड़ी हूँ मशीन। रह गया भाई, उसमें क्या दिक्कत है? अपनी गलती भी मान रहा हो ना कि हाँ भाई मुझसे रह गया। 1,41,800 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये 14,180 आया, ये आ गया एवरेज। वो तो याद आ गया कि डीए का इसमें फॉर्मिंग वाला पार्ट लेते हैं, फॉर्मिंग पार्ट कितना सिर्फ 30% है। चलिए तो ये हमारी एवरेज सैलरी कितनी आ गई? अब ये आ गई हमारी 14,180, 14,180। अच्छा नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना? 20 साल 11 महीने, बट हाँ इसमें पार्ट ईयर ऑफ नहीं लिया जाता, इसे 20 साल ही मानेंगे। 20 ईयर, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो भाई करते हैं, 14,180 इंटू में 15 डिवाइड बाई 30 इंटू में 20, ये आपका आ गया 1,41,800। अब आप मुझे बताइए 5,75,000, 20,00,000, 1,41,800, विच एवर इज लोअर? बताइए इनमें से लोअर क्या है? सर इसमें से लोअर तो यही वाला पार्ट है जो आपने अभी निकाला, तो बस इतने की आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, 1,41,800 की एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगी। तो इसमें से 5,75,000 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 4,33,200, 4,33,200। इन सबको ऐड कर देंगे, 1,04,000 प्लस
28,667 प्लस 433,200, ये आपका आ गया 5,65,867। दिस इज माई ग्रॉस सैलरी। ये आ गई मेरी ग्रॉस सैलरी। इसमें माइनस करेंगे सेक्शन नंबर 16 क्लॉज 1A, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना? 50,000 माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आएगा 5,15,867। ये क्या है? हमारी नेट सैलरी। दिस इज व्हाट? दिस इज नेट सैलरी। बताइए, समझ आया? तो एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया जिसमें ग्रेच्युटी एक्ट में वो कवर्ड नहीं था, फिर भी उसे ग्रेच्युटी मिली। दोस्तों, इससे आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे? और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। बोलो, बात समझ आई है? यस सर, बिल्कुल समझ आई है। तो अभी आप इसको नोट करो। फिर एक क्वेश्चन ना ऐसा दूंगा कि जितना हमने क्लास 1 से लेकर अभी तक पढ़ा होगा ना, वो सारे क्वेश्चन में सम अप कर दूंगा। एक समराइज्ड क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लेते हैं और ज्यादा दिमाग हमारा खुलेगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो। ये लो। अच्छा दोस्तों, अब हम ना एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे चैप्टर 1, मतलब चैप्टर नहीं, सैलरी का क्लास नंबर 1 से लेकर अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे ना, उनसे रिलेटेड आपकी सारी चीज़ों की रिविजन हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन खुद से ड्राफ्ट करेंगे और उसका सोल्यूशन भी करेंगे, ठीक है? तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, आप बिल्कुल करिए सर, हम आपके साथ हैं। चलिए, क्वेश्चन ये रहा आपके पास। तो मैं कहता हूँ मिस्टर राधेश्याम, ठीक है? कौन है बताइए? मिस्टर राधेश्याम, एज 45 years, working in a Reliance Industries Private Limited। कहाँ काम करते हो बताइए? रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में ये जॉब करते हैं, ठीक है? मिस्टर राधेश्याम, जिनकी 45 ईयर है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में काम करते हैं। गेटिंग, इनको क्या मिलता है? गेटिंग बेसिक पे ऑफ ₹40,000 पर मंथ। क्या मिलता है बताइए? 40,000 रुपीज पर मंथ मिलता है, कॉमा डीएनएस अलाउंस ₹5,000 पर मंथ। कितना मिलता है बताइए? 5,000 रुपीज पर मंथ मिलता है, जिसमें से 60% पार्ट जो है वो फॉर्मिंग है। फॉर्मिंग का मतलब है कि वो रिटायरमेंट बेनिफिट की काउंटिंग के अंदर लिया जाएगा, कॉमा इनको कमीशन भी मिलता है। क्या मिलता है इनको? कमीशन एट द रेट 10% ऑफ टोटल टर्नओवर। इनको टोटल टर्नओवर का 10% क्या मिलता है? कमीशन मिलता है, ठीक है? 10% ऑफ द टोटल टर्नओवर, ठीक है? मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि जो लास्ट ईयर जो टर्नओवर थी, क्योंकि इस साल तो ये काम कर ही रहे हैं, तो लास्ट ईयर जो इनकी टर्नओवर थी दैट इज ₹12 लाख, ठीक है? 12 लाख की इनकी क्या थी? टोटल टर्नओवर थी, राइट? इसके बाद लिखा हुआ है ऑन 1 दिसंबर 2023, 1 दिसंबर 2023 को मिस्टर राधेश्याम इज रिटायर्ड। 1 दिसंबर 2023 को मिस्टर राधेश्याम क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं। एंड रिसीव्ड a sum of rupees 10,50,000 as a gratuity। 10,50,000 रुपए ये रिसीव करते हैं एज अ ग्रेचुटी। समझ आई बात? ये सर बिल्कुल हमें समझ आ गई है। और ये काम कर रहे हैं, ही वॉज वर्किंग फ्रॉम लास्ट 10 years 11 month 18 days। ये पिछले 10 साल 11 महीने 18 दिन से काम कर रहे थे, ठीक है? अब जाके वो रिटायर हुए हैं। आगे है
तो ये आपका आ गया पहला पॉइंट। फिर एक और पॉइंट है, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर राधे श्याम, मिस्टर राधे श्याम पेड, ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर राधे श्याम ने पे किया, क्या, पेड रुपीज 4500 पर एनम, 4500 पर एनम एज अ प्रोफेशनल टैक्स। क्या पे किया बताइए, प्रोफेशनल टैक्स इन्होंने पे किया है मिस्टर राधे श्याम ने 4500 रुपए पर एनम के हिसाब से। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं आउट ऑफ दीज, आउट ऑफ दीज, उसमें से 20% अमाउंट, 20% अमाउंट पेड बाय द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बाय द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 4500 रुपए पर एनम के हिसाब से प्रोफेशनल टैक्स दिया, जिसमें से 20% अमाउंट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने उसके बिहाफ पे कर दिया। चलिए ठीक है सर, बिल्कुल पे कर दिया होगा। आपको क्या करना है, आपको कंप्यूट करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट नेट सैलरी, आपको कंप्यूट करनी है नेट सैलरी ऑफ मिस्टर राधेश्याम। आपको राधेश्याम की नेट सैलरी को कैलकुलेट करना है फॉर द प्रीवियस ईयर, फॉर द प्रीवियस ईयर 2023 टू 2024। देखिए इस क्वेश्चन को प्लीज कोशिश करिए, वीडियो को यहीं पॉज करो और इस क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करो, सो दैट जब मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा तो आप उसमें से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका क्या सही है क्या गलत है। इससे आपकी बहुत हद तक रिवीजन हो जाएगी। अभी तक जितने कॉन्सेप्ट कराए हैं उनकी एक अच्छी खासी आपको रिवीजन हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और जोड़ना रह गया, एक पॉइंट और जोड़ना रह गया, वो और मैं जोड़ देता हूं कॉमा करके, एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस और मिला है, कितना मिला है, 10,000 पर एनम। अब करिए आप 10,000 रुपए पर एनम के हिसाब से इसे क्या मिला है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो मैं उम्मीद करूंगा आपने अगर सॉल्व करना होगा तो वीडियो को पॉज करके अभी तक आप कर चुके हो, नहीं करना होगा तो मेरा वेट करेंगे। तो चलिए मैं करना शुरू करता हूं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम करेंगे। तो हम यहाँ पर जब सोल्यूशन करेंगे तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ नेट सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ net salary for the previous year 23-24। हम कैलकुलेट कर रहे हैं नेट सैलरी प्रीवियस ईयर 23-24 की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर अब बेसिक पे। बेसिक पे कितना है, अच्छा ये बताइए वो रिटायर कब हो रहा है, सर वो रिटायर हो रहे थे, कहाँ गया श्याम लिमिटेड, इतना उतना 1 दिसंबर को, वो 1 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। यानी प्रीवियस ईयर 23-24 में उन्होंने अप्रैल से लेकर नवंबर तक काम किया है। कहां से कहां तक काम किया है, अप्रैल से लेकर नवंबर तक काम किया है। कितने मंथ हो गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी 9 मंथ्स हुए हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च उन्होंने काम नहीं किया है क्योंकि तब तक वो रिटायर हो गए थे। तो कितने मंथ्स हो गए आपके, 9 मंथ्स हो गए। बोलो बात समझ रही है, यस सर समझ आ गई। एक बार फिर से काउंट कर लो, 1 दिसंबर को रिटायर हुए ना, यानी 30 नवंबर तक उन्होंने काम किया होगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कितने हो गए, 5 और 3, अरे 8 हो गए, सॉरी 9 नहीं 8 हुए, 5 और 3 कितने हुए, 8। तो 8 महीना इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो बेसिक पे जब हम लेंगे ना तो उनकी बेसिक पे थी 40,000 पर मंथ, तो 40,000 इंटू में लेंगे हम 8। ठीक है, 8 4 जो 32, ये आपका आ गया 3,20,000। ठीक है, कितना आ गया बेसिक पे, 40,000 इंटू 8, 3,20,000। इसके बाद लेंगे हम अपने पास डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस कितना बताइए, डीएनएस अलाउंस है 5,000 रुपीज पर मंथ, 5,000 रुपए पर मंथ। तो 8 महीने तक उनको मिला होगा 40,000 रुपीज। सर आप मल्टीप्लाई में 12 क्यों नहीं ले रहे हो, भाई ये इस साल रिटायर हो रहा है ना, प्रीवियस ईयर 23-24 में रिटायर हो रहा है। तो जब 1 दिसंबर को रिटायर हो गया तो क्या दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने की सैलरी मिली होगी, आंसर इज नो। तो हम सिर्फ 8 महीने का कैलकुलेशन करेंगे ना इस वजह से। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने पास कमीशन पर। कमीशन,
अब ध्यान देना प्लीज कमीशन को लेकर। कमीशन में बोला था कि जो टर्नओवर है ना उसका 10% आपको कमीशन मिलेगा। ये 10% ना यहाँ लिख देता हूँ पर एनम है, पीए पर एनम, ठीक है, पर एनम। तो अब 12 लाख का 10% कितना होता है, 1,20,000, यानी आपका कमीशन कितना बना, 1,20,000। लेकिन ये कमीशन पूरे साल का बना, हमने तो काम सिर्फ 8 महीने किया, तो हमें 8 महीने का कमीशन मिलेगा। तो 1,20,000 डिवाइड बाई 12 इंटू में 8। आ रही बात समझ में मैंने क्या किया, तो कितना रहेगा बताइए, ये आपका रहेगा 80,000 रुपीज, 80,000 रुपए, क्योंकि 8 महीने काम किया तो 80,000 रुपए का कमीशन आपका बन गया है। सर यहां भी करना था कैलकुलेशन, अरे भाई क्यों नहीं करना, जब उसने 8 महीने काम किया तो चाहे बेसिक पे हो, डीए हो, कमीशन हो, कुछ भी हो, सब 8 महीने का ही तो लोग है। ओके सर, चलिए आगे चलिए सर। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि 1 दिसंबर 2023 को मिस्टर राधेश्याम रिटायर हो जाते हैं और उनको रिसीव होता है ग्रेचुटी 10,50,000 रुपए का। चलो भाई ठीक है, ग्रेचुटी मिल रहा है। अभी मैं ग्रेचुटी की बात बाद में करूंगा। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर राधेश्याम ने पे किया प्रोफेशनल टैक्स 4,500 रुपए पर एनम के हिसाब से, जिसमें से 20% अमाउंट जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दिया है। अब मुझे एक बात बताइए, प्रोफेशनल टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसकी है, एम्प्लॉय की, बट उसमें से कुछ हिस्सा एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया। कितना किया, 20%। तो 4,500 पूरे साल का 20% एम्प्लॉय ने दिया, यानी एम्प्लॉय ने 900 रुपए अपनी जेब से दिया। हमने सेक्शन नंबर 15 पढ़ा है कि वॉट एवर अमाउंट इज पेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज और हर एम्प्लॉय आर कवर्ड अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी। तो जो 900 रुपीज एम्प्लॉयर ने दिया है वो उसके लिए एक तरह का बेनिफिट है, तो वो बेनिफिट सैलरी के अंदर काउंट किया जाएगा। तो यहां पर सैलरी में हम यहां लेंगे प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने जो पे किया सिर्फ उतना, दैट इज 900 रुपीज, क्योंकि 4,500 रुपए में से 20% किसने दिया है, एम्प्लॉयर ने पे किया है। तो 20% कितना आ गया, 900, जो हमने यहां पर लिख दिया। बताइए बात समझ आई? यस सर, बिल्कुल समझ आई। इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिल रहा है, 10,000। तो जो भी कुछ मिलेगा सब टैक्सेबल होगा, तो यहां पर लिखेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, कितना, दिस इज 10,000 पर एनम। तो सीधे सीधे 10,000 हम यहां पर लिख देंगे, ये लीजिए 10,000, ठीक है। अब हम आते हैं ग्रेचुटी वाले पार्ट पे। ग्रेचुटी मिला है 10,50,000 रुपए का, तो यहां पर हम ऐड करेंगे ग्रेचुटी, कितने रुपए, 10,50,000 रुपीज। हम इसमें लेस करेंगे सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 10 क्लॉज 2। हम ये एज्यूम करेंगे, यहां पर लिख देते हैं एज्यूम that Mr. Radhe Shyam is covered under the Gratuity Act 1972। 1972 वाले ग्रेचुटी एक्ट के अंदर ही क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। ये हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर ये कवर हो रहे हैं तो जो हमारी एग्जम्पशन वाला सेक्शन होगा दैट इज सेक्शन 10 क्लॉज 2। समझ आ रही बात? ये सर हमें बिल्कुल समझ आ रही है। कितना एग्जाम्प्ट होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो अब मैं यहां पर स्टार मार्क करके लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव। एक्चुअल में ग्रेचुटी कितनी रिसीव हुई थी, 10,50,000, या तो पूरी पूरी माफ हो जाएगी 10,50,000। या स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है, 20 लाख की, वो माफ होगी। या फिर थर्ड पॉइंट, क्योंकि ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो रहा है तो 15/26 इंटू में बेसिक पे प्लस डीए। इसका बेसिक पे एक महीने का कितना है, 40, डीए कितना है, 5। सर फॉर्मिंग वाला नहीं लोगे, नहीं, क्योंकि फॉर्मिंग वाला लेते हैं जब वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं हो रहा होता तब। ग्रेचुटी एक्ट में अगर कवर्ड हो रहा है तो सैलरी का मीनिंग होता है बेसिक पे और डीए। तो ये आ जाएगा 40 + 5 यानी 45,000 रुपए, ये एक महीने का लेंगे, ठीक है। इनटू में कंप्लीटेड ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ, क्योंकि जो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड होते हैं वो पार्ट देयर ऑफ के साथ भी काम करते हैं। तो पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से उसने कितना काम किया, अरे कहाँ गया भाई, कितने साल काम किया था उन्होंने, 10 साल 11 महीने। 6 महीने से ज्यादा हो गया ना तो उसको पूरा 1 साल कंसीडर करेंगे, यानी 11 साल हो गए। तो इनटू में कर देंगे 11 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपका रहेगा
45,000 इंटू में 15 डिवाइड बाई 26 और इंटू में 11, दिस इज ₹2,85,577। ठीक है, अब जो भी इनमें से लोअर होगा वो आप यहाँ पर ले लीजिए। लोअर कितना है? लोअर है 2,85,577। तो 2,85,577 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 10,50,000 में से माइनस कर देंगे 285,577। 285,577, दिस इज 7,64,423। ये आ गया हमारा ग्रेचुटी टैक्सेबल। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? ग्रॉस सैलरी। चलिए इन सबको ऐड करते हैं। तो दिस इज 10,000 प्लस 900 प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 3,20,000, दिस इज 12,15,323। 12,15,323 ये आया हमारा ग्रॉस सैलरी। क्या आया हमारा? ग्रॉस सैलरी। अब ये जो ग्रॉस सैलरी है, अब हम माइनस करेंगे क्या? सेक्शन 16 क्लॉज 1A, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना माइनस करेंगे? 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज माइनस करेंगे सेक्शन 16 क्लॉज 3। सर 2 क्यों नहीं करेंगे? देखिए एंटरटेनमेंट अलाउंस वाली जो डिडक्शन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है, लेकिन हमारा जो एम्प्लॉयर है वो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, यानी प्राइवेट है, तो इसलिए पब्लिक कंपनी है, तो इसलिए यहाँ पर कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। याद रखना, गलती मत कर देना कि ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है उसको नीचे आप माइनस करवा दो, वो 3 में से जो सबसे कम है। भाई वो कैलकुलेशन तब होगी जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसलिए एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन इसको नहीं दी जाएगी। ठीक है, वो हम क्या करेंगे? नोट करके लिखेंगे। यहाँ पर ना मैं एक नोट करके लिखूंगा, नोट नंबर 1, द डिडक्शन ऑफ सेक्शन 16 क्लॉज 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो डिडक्शन है सेक्शन 16 क्लॉज 2 की are not to be allowed, are not to be allowed because Mr. Radheshyam is a non government employee। वो कौन सा एम्प्लॉय है? नॉन गवर्नमेंट। is a non government एम्प्लॉय, वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसलिए उनको ये डिडक्शन नहीं दी जाएगी। नोट करके भी लिख दिया। ठीक है, चलिए अब सेक्शन 16(3) किसकी मिलेगी? प्रोफेशनल टैक्स की मिलेगी, प्रोफेशनल टैक्सेस की। अच्छा ध्यान दो, प्रोफेशनल टैक्स में मैक्सिमम डिडक्शन कितनी होती है? एक्चुअल अमाउंट और 2,500 रुपए, विच एवर इज लोअर। इसने कितना पे किया था? 4,500। ठीक है, तो 4,500 और 2,500 विच एवर इज लोअर क्या हुआ? 2,500। तो आपको प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी मात्र 2,500 रुपए की। अब जो माइनस करके आएगा दैट इज योर नेट सैलरी, और यही वो सैलरी है जो हम कंप्यूटेशन शीट तैयार करते हुए लिखते थे ना, इनकम अंडर रेट ऑफ सैलरी 15 से 17, वो यही वाली होती है। ठीक है, तो 12,15,323 में से माइनस करेंगे 50, माइनस करेंगे 2,500, ये आ जाएगी 11,62,823 रुपए। दिस इज आवर नेट सैलरी, 11,62,823। बोलो समझ आया? आई होप कि इन सब क्वेश्चंस को करने से आपकी जो क्लैरिटी है ना वो ज़्यादा होगी। देखो इनकम टैक्स में क्या है बेसिकली कि हमें जब प्रोविज़न पढ़ने होते हैं तो मन पूरा जाता है प्रोविज़न के ऊपर, बट उस प्रोविज़न को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, बिकॉज रियल लाइफ में आपके पास केस स्टडीज़ ही तो आएंगी, थ्योरी के क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, केस स्टडीज़ आएंगी, तो इसलिए हमें पैरेलली क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए चलने पड़ेंगे, और क्वेश्चन में दबा के आपको कराऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर इसके नोट्स वोट चाहिए तो प्रोटैक्स अड्डा नाम का जो चैनल है वहां पर ये सारी चीज आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी, और पैरेलली आप हमारे इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट थोड़ा सा मेरा मनोबल वगैरह बना रहेगा। ठीक है, सो गाइस दैट्स अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।